आज से ठीक 45 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। देश के इतिहास और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक काला अध्याय जुड़ गया था साथ में, और इसकी बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुई थी क्योंकि बिना किसी खास वजह के आपातकाल लगाया गया था और सरकार की बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुई। और 1977 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चारों खाने चित हो गई थी। तो क्या कारण था इस राष्ट्रीय आपातकाल के लगाने का? तो आज का दिन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जानेंगे कि क्या वजह रही थी इस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने की और क्या परिणाम रहा इस राष्ट्रीय आपातकाल का, और संविधान में कहां पर इसके क्या प्रावधान किए गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, है एक जागरूक नागरिक के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि क्या वजह रही थी इस 1975 की इमरजेंसी के पीछे। आज से ठीक 45 साल पहले ये इमरजेंसी लगाई गई। इसके पीछे का कारण था 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए देश में और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और इंदिरा गांधी ने राजनारायण को पराजित किया और राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने हार गए थे और हारने के बाद ये इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ और गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव जीता, इसके मेरे पास ये फैक्ट है। और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता था और इस चुनाव को रद्द किया जाए और इंदिरा गांधी को आगामी 6 सालों तक किसी भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था। जगमोहन लाल सिन्हा उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और उनके नेतृत्व में फैसला सुनाया गया था। अब इंदिरा गांधी के पास विकल्प था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को स्वीकार किया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था। अब इंदिरा गांधी के पास एकमात्र विकल्प था कि वो देश में इमरजेंसी लगा दें और इमरजेंसी लग जाएगी तो इमरजेंसी के दौरान संविधान में लिखा है कि किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा। और अब यहां पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी का एक प्रारूप तैयार किया था और राष्ट्रपति के समक्ष रखा। 26 जून 1975 को इसकी घोषणा कर दी गई थी सुबह 8 बजे और घोषणा करने के बाद मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। देश में आंदोलन करने वाले उन सभी विपक्ष के नेताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया और सरकार ने सेना और पुलिस का खौफ दिखाकर लोगों के अंदर एक डर पैदा किया। लोकतंत्र का गला घोंट कर रख दिया था इस दौरान और बिना किसी खास वजह के ये आंदोलन, ये आपातकाल लगाया गया। जयप्रकाश नारायणन के नेतृत्व में देश में आंदोलन चल रहे थे, जबरदस्त आंदोलन चल रहे थे और सरकार ने उन नेताओं को 1,11,000 नेताओं को जेलों के अंदर ठूंस दिया और उनको यातनाएं दी और कई लोगों की जेलों के अंदर मृत्यु हो गई। आज देश की सत्ता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हुए, तो उनको भी ये सबक लेना चाहिए कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को ऐसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए जनता के ऊपर अत्याचार वाला और आम पब्लिक के अधिकार समाप्त कर दिए थे, मूल अधिकारों का अंत कर दिया था एक बार के लिए, तो उनको निलंबित कर दिया गया और सेना से सरकार ने जनता को निपटने का आदेश दे दिया। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में
अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें लिखा है कि जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संविधान, लोकतंत्र और जनता के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए तो देश की सरकार देश में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकती है। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या किसी एक क्षेत्र में लग सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में लगता है। वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट के दौरान लगता है। ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाकर देश इस संकट से निकलता है ताकि देश को बचाया जा सके, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाया जा सके, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, जनता के ऊपर उत्पन्न होने वाले खतरे से उसको बचाया जा सके। लेकिन उस समय ऐसा कोई खतरा नहीं था जब इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उस समय मंत्रिमंडल के बिना लिखित परामर्श के ही राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी थी। उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव घोषणा करने के बाद संसद के अंदर 30 दिनों के अंदर पारित होना अनिवार्य है। 30 दिनों के अंदर पारित अगर हो गया तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक लग सकता है। अगर 6 महीने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो संसद में प्रत्येक 6 महीने के अनुसार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उस समय लोकसभा भंग हो गई तो राज्यसभा में इसको पारित करवा जाए और नई लोकसभा आने तक इसको राज्यसभा पारित कर देगी और नई लोकसभा आने के बाद 30 दिनों के अंदर अंडर 30 डेज लोकसभा भी इसको पारित करेगी और यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या की कुल संख्या के 2/3 2/3 से यह पारित होना चाहिए। अगर यह पारित हो गया तो राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां यह उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद की बिना स्वीकृति के कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 30 दिन तक लगाया जा सकता है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर संसद में पारित होना चाहिए। संसद ने पारित नहीं किया तो आपातकाल कैंसिल हो जाएगा और यहां सरकार का अगर बहुमत है तो संसद में पारित होने में समस्या नहीं आएगी, संसद में वो आसानी से पारित हो जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार के समय संसद में उनका फुल बहुमत था, पूरी मेजोरिटी थी, तो उनको ऐसा कोई खतरा नहीं था कि ये पारित नहीं होगा, पारित हो गया आराम से। अब इसमें आता है कि राष्ट्रपति इसको क्या वापस ले सकता है? इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है आपातकाल को? आपातकाल को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति कभी भी इसको समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। एक तो तरीका यह है। दूसरा है, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचाए और राष्ट्रपति से ये सिफारिश करने का आग्रह करे कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है या किसी एक भाग में लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लग सकता है और किसी एक क्षेत्र में भी लग सकता है। जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है वहाँ इसको लगाया जाता है। पूरा देश ही प्रभावित है तो पूरे देश में लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी सरकार के समय लगे इस राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में लगाया गया था। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
कौन कौन से मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं और कौन कौन से मूल अधिकार जिंदा रहते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह परिवर्तन किया कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है ऐसा कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर किसी ने अपराध कर दिया है तो उसको कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार नहीं छीना जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल में भी। और 21 में लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। आप किसी की जीने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते राष्ट्रीय आपातकाल में भी। अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी कारण से लगे, बाहरी कारण यानी कि युद्ध या किसी आक्रमण के कारण लगे, तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाए। अनुच्छेद 19 जो है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। क्यों? ऐसा क्या है अनुच्छेद 19 में? ऐसा क्या है? अनुच्छेद 19 में लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति के आधार पर कहीं मीडिया युद्ध के मैदान में कैमरा लेकर नहीं पहुंच जाए कि ये देखो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं लाइव, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं युद्ध। आज तक आपने फिल्मों में देखा युद्ध और हम आपको युद्ध भूमि से युद्ध दिखा रहे हैं। ये देखो भारत और चाइना का युद्ध स्टार्ट हो चुका है और अभी भारत के लड़ाकू सैनिक जो है अभी आने वाले हैं। ये देखो MiG-20 आ चुका है, ये चाइना का लड़ाकू विमान आ रहा है, ये इधर से पाकिस्तान हेल्प कर। तो इस प्रकार से युद्ध के मैदान में मीडिया को रोकने के लिए जरूरी है कि अनुच्छेद 19 को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 358 में इसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें आता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्यों की पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर केंद्र सरकार राज्यों की पावर अपने हाथ में ले लेती है। विधायी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। विधायी शक्ति यानी कि वहां की विधानसभा इस प्रकार के जो कानून बनाते हैं वहां पर राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। राष्ट्रपति उसको देखेगा कि क्या कानून बनाया है। यानी कि एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्यों की सत्ता केंद्र के पास चली गई, देश एकात्मक हो गया, राज्यों की जो पावर है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार के इसमें जो प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, मूल अधिकारों के ऊपर इसके प्रावधान, इसके प्रभाव पड़ते हैं। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन दो को छोड़कर। दो कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 44वें संविधान संशोधन में उसमें कुछ परिवर्तन किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाई सरकार तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब लगाया था 1975 में, बिना मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के लगा दिया था, जिसके कारण देश में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह परिवर्तन करवाया गया 1978 में। और इसमें यह भी परिवर्तन किया गया कि मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होने चाहिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया था, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल अधिकार ही है नागरिकों के पास एक मजबूत हथियार, और उनको आप जो है इस प्रकार से बिना किसी वजह जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको। 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान सरकार ने अपना कार्यकाल 2 बार आगे बढ़ाया था और इस सरकार ने 5 साल 10 महीने अतिरिक्त कार्य किया। अनुच्छेद 82 सेकंड में लिखा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और लोकसभा के कार्यकाल के समान ही सरकार का कार्यकाल होता है।
और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आम चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया और आम चुनाव उस समय हुए नहीं थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आम चुनाव करवाए जाए दोबारा और इंदिरा गांधी को चुनाव से रोका जाए आगामी 6 सालों तक। और अब यहाँ पर 1977 तक इंदिरा गांधी इसको ले गई, आपातकाल को इस प्रकार से खींचा कि 6 साल अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल जब समाप्त हुआ तो चुनाव की घोषणा हुई, लोकसभा के आम चुनाव, और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और चारों खाने चित हो गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी लोकसभा का चुनाव हार गया। इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी बदनामी हुई थी और यह कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। उस समय एक छोटी सी वो पार्टी कुछ लोगों ने बनाई थी कांग्रेस से बाहर निकलकर, और आंदोलन करने वाले उन नेताओं ने जनता पार्टी, और इस जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई और इस पार्टी के नेता मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उससे पहले वो कांग्रेस में थे। इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और जनता पार्टी में आए। हालांकि ये है कि जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाई क्योंकि इसमें नेता बहुत ज़्यादा थे। लीडर जब ज़्यादा होते हैं तो समस्या आती है। डिसीजन मेकिंग की पावर जो है एक के हाथ में अगर नहीं होती है पार्टी में तो समस्या आती है, और ऐसी समस्या जनता पार्टी के समक्ष आई और जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई और सरकार गिर गई। 1979 में सरकार गिर गई थी। तो ये थी इमरजेंसी, ये था राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस आपातकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज ही के दिन यह आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 में इसको तैयार किया गया, लेकिन फाइनली इसकी घोषणा हुई थी 26 जून 1975 को। तो इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है देश के लिए, अभी कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाली है। इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था उसके बाद में इन सरकारों ने सबक ले लिया कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जनता के ऊपर नहीं करना है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी ने जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था उस समय एक और खतरनाक डिसीजन भी लिया था। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने सरकार को यह परामर्श दिया कि देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आज इमरजेंसी लगी हुई है और पुरुष नसबंदी करवा दी जाए, जनसंख्या कंट्रोल करने का यही तरीका है। और इंदिरा गांधी ने उसको अप्लाई भी कर दिया, डॉक्टरों को आदेश दिया, डॉक्टरों को टारगेट दिया कि प्रत्येक डॉक्टर नसबंदी करेगा और जो टारगेट पूरा नहीं करेगा उसकी नौकरी खतरे में। इस प्रकार के आदेश देश में दिए गए और डॉक्टरों ने गांव-गांव में कैंप लगाए और लोगों को जो है पकड़ पकड़ कर नसबंदियां कर दी। उनको ये तक नहीं बताया कि आपको नसबंदी की जा रही है, और लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया मेरा, अरे तेरा नसबंदी कर दिया सरकार ने, नसबंदी। मैंने क्या किया? तू किया नहीं, करेगा। अच्छा, उस समय तो जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी होगी और जो बूढ़े थे उनकी भी हो गई, बच्चों तक की नसबंदी हो गई थी। इसलिए सरकार की बड़ी आलोचना हुई कि सरकार ने ये क्या ब्रूटल कार्य किया, टारगेट पूरा करने के लिए किसी का भी नसबंदी कर दिया। इसलिए सरकार के खिलाफ देश एकजुट हुआ और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ था और जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली थी और उन्होंने फुल बहुमत से सरकार बनाई थी। इसलिए उसके बाद में जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने इसे सबक ले लिया कि ऐसा काम देश में नहीं करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक स्टूडेंट होने के नाते हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद,